हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारी बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज़ का डे 5 है और इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि देखो याद रखना कि आज की मेहनत है वही कल का रिजल्ट डिसाइड करेगी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, तो कल आपको सक्सेस श्योरली जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल इफ टू मार्केट्स हैव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल और प्रॉफिटेबल होता है, किन कंडीशन में वो पॉसिबल होता है और प्रॉफिटेबल होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, अलग अलग मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पे उसको सेल करना, तो उसको बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी काम करता है जब डिफरेंट मार्केट्स की जो इलास्टिसिटी है वो अलग होती है। जैसे इलास्टिसिटी का लॉजिक एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड वो होती है जैसे ही प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड उसकी गिर जाती है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। और इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक डिमांड होता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने में जो डिमांड है उस डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, डिमांड ज़्यादा नहीं गिरती, तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक, कि ज़्यादा इलास्टिक नहीं है डिमांड, प्राइस बढ़े या कम हो, मतलब इनइलास्टिक है। जैसे कि सोल्ट के केस में होता है ना कि प्राइस अगर उसकी कितनी भी हो जाए तो उसका यूज़ कम नहीं होता, उसका यूज़ जितना होता है घर में उतना ही करेंगे। अगर प्राइस उसकी बहुत कम हो जाए तो भी उसका यूज़ हम डबल नहीं करने लग जाते। सोल्ट एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज होता है, उसी तो वो होता है इनइलास्टिक। सोल्ट किसका एग्जाम्पल है? इनइलास्टिक डिमांड का। जो मोनोपोली होती है, तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं कि जहाँ डिमांड इनइलास्टिक होती है, जिन मार्केट्स में डिमांड इनइलास्टिक होती है वहाँ हाई प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है तो वहाँ पे हाई प्राइस रख देते हैं, वहाँ से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। और जहाँ डिमांड इलास्टिक होती है जिन मार्केट्स में, वहाँ पे प्राइस लो रखते हैं। क्यों लो रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी भी अगर प्राइस बढ़ाई तो डिमांड ज़्यादा गिर सकती है, तो इस तरह वो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या करेगा कि अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, जिससे वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल फॉलो द प्राइसिंग स्ट्रेटजी नोन एज। अगर एक फर्म बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है, तो वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करेगी? ऑप्शंस है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ऑप्शन बी डिफरेंशियल प्राइसिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शन डी है प्राइस लीडरशिप। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्यों होगा? क्योंकि जब फर्म के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को उनका एक ग्रुप बना लेती है, अलग अलग ग्रुप बनाती है जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और उन ग्रुप्स की वो प्राइस डिसाइड करती है। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो आप कीवर्ड याद रखना, जहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट आ गए ना वहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है इवन मोनोपोलिस्ट कैन अर्न लॉसेस, कि जो मोनोपोलिस्ट हैं वो भी लॉस उनको भी होता है। जो मार्केट में जिनकी मोनोपोली होती है ना, केवल एक ही सेलर होता है, वहाँ पे भी लॉसेस हो सकते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पास पावर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी हाई जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट के कारण कभी कभी उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसलिए उसको जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट पीरियड में लॉस पॉसिबल उसको लॉस हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, फर्म इन परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस
टेकर, कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें क्या फर्म्स प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस उन एक्सेप्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो मार्केट में जब बहुत सारे सेलर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और उस केस में किसी भी एक फर्म का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए फर्म को मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो अपनी खुद की प्राइस डिसाइड नहीं करती, जो मार्केट डिसाइड करता है, सारी फर्म्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस। तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें एक फिक्स प्राइस होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम प्रोडक्ट होते हैं और सभी की प्राइस भी सेम होती है, इसीलिए प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए चार्ज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जर्नल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमीज। तो इकोनॉमिक्स की सबसे सही और जो जर्नल डेफिनेशन है वो क्या है, क्या डेफिनेशन है उसकी? तो ऑप्शन ए है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ये नहीं है। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, नहीं। बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर फॉरेन कंपटीशन, ये भी नहीं है। इंडिविजुअल्स एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्केर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन वांट्स है, जो है ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है वो इसको डिफाइन करती है कि सब किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब अचीव करता है, वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस लेवल पे मिलता है। तो देखो कंज्यूमर के पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बजट लाइन और दूसरी होती है इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट क्या होता है? बजट लाइन होती है, और सेकंड क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो बजट लाइन है ना, बजट लाइन का मतलब होता है जो इनकम और प्राइस को शो करती है उसको बोलते हैं बजट लाइन। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है जो सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को जस्ट टच करती है, मीन्स टेंजेंट होता है, और इस पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है कंज्यूमर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसिडरिंग द रिलेशनशिप अमोंग द फर्म्स कोस्ट फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको कोस्ट फंक्शंस के बीच का करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखो टीसी क्या होता है? टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कोस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट, ये होता है टोटल फिक्स्ड कोस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट। क्या होती है? हमारी टोटल कोस्ट होती है। तो इस वाले स्टेटमेंट में देखो कौन सा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब इसको हम जो ये रिलेशन है, इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को जो हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? टी एफ सी इक्वल्स टू टी सी, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस टी वी सी। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है उसमें फर्म की कंडीशन क्या नहीं होती, नो पूछा है।
तो सबसे पहले ये देखो, समझो कि जो परफेक्ट कंपटीशन के सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट फीचर होता है फ्री एंट्री और एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है और फ्रीली एग्जिट कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी फर्म को, तो उसी टाइम मार्केट में नई फर्म्स एंटर कर जाएंगी, और जैसे नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी वो अब नॉर्मल जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि और बहुत सारी फर्म आ गई जो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं अगर उनको लॉस हो रहा था पहले, तो जो मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, और जैसे ही मार्केट में कुछ फर्म्स चली जाएंगी तो जो प्रोडक्शन है उसका लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो सेम उसी नॉर्मल प्रॉफिट पे वापस आ जाएंगे। इसलिए एंट्री और एग्जिट के चक्कर में सप्लाई अपने आप एडजस्ट हो जाती है, तो प्राइस एडजस्ट होगी, तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है। तो लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये पूछा क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है इनफाइनाइट, ऑप्शन बी मोर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1, ऑप्शन डी इक्वल्स टू 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1। इलास्टिसिटी कैसी होती है लग्जरी गुड्स की, मोर देन 1। क्यों होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले हम समझेंगे लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं। तो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे आईफोन है, लग्जरी कार्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं। तो जैसे इनकी प्राइस बढ़ती है लोग इनको खरीदना कम कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस गिरेगी इनकी डिमांड शार्पली मार्केट में बढ़ जाती है। तो हमेशा जो इसकी इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 होती है। मतलब लग्जरी गुड्स है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मोर देन 1 होती है इलास्टिसिटी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर। तो इसमें आपको पूछा है कि फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कब करती है, कौन सी कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MR इक्वल्स टू MC। जब MC MR दोनों इक्वल होते हैं तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय। तो जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस, इसका क्या मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कंज्यूमर कितना ज़्यादा पे करने को रेडी है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। जैसे सपोज करो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है 300 रुपीज़, और कंज्यूमर उसको 500 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस 300 है लेकिन 500 रुपये उसके लिए पे करने के लिए रेडी है। तो जो इनका डिफरेंस है एक्चुअल प्राइस और रेडी टू पे, तो इसका ये हो जाएगा 200 रुपीज़। तो 200 हो गया कंज्यूमर सरप्लस। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए रेडी होता है कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इनिशियली व्हेन MP राइज। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो प्रोडक्शन के स्टार्टिंग फेज में जो MP राइज कर रहा होता है, MP बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, जो TP होता है उसका बिहेवियर पूछा है आपसे। तो देखो इसका ना डायग्राम से समझते हैं। ये होता है, ये TP होता है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया AP और ये हो गया MP, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है जब MP राइज कर रहा होता है, जो ये MP है ना, जब ये बढ़ रहा होता है तो TP भी बढ़ रहा होता है, और ये इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा होता है TP। लेकिन जब MP फॉल कर रहा होता है, तो जब MP फॉल करता है उस टाइम जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा होता है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा होता है वो।
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनिशियली जो एमपी राइज कर रहा होता है उस टाइम टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीपी राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।